चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम लोग जो थे कहाँ थे, गॉस थ्योरम से सीबीएसई के क्वेश्चंस चल रहे थे एंड ये हो गया था। अपनी किताब के हिसाब से मैं 12 क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपकी किताब के हिसाब से भी कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुँचे होंगे। चलिए रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, टू कंसेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियस आर एंड 2r, टू कंसेंट्रिक मेटालिक सेल्स स्फेरिकल सेल, कंसेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल सेल्स। तो कंसेंट्रिक हो गया, दोनों का सेंटर सेम हो गया और मेटल के हैं जिनकी रेडियस r एंड 2r, एक की रेडियस r तो दूसरे की रेडियस 2r। चलिए शाबाश। आर गिवन चार्जेस Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली, अंदर वाले को चार्ज Q1 दिया क्योंकि रेस्पेक्टिवली दिया गया है, और बाहर वाले को चार्ज Q2 दिया। ठीक है, इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। करना क्या है बताइए तो। टू कंसेंट्रिक मेटालिक सेल्स ऑफ रेडियस r एंड 2r are given charge Q1 Q2 respectively, the surface charge densities on the outer surface are equal। कह रहे हैं कि इनकी जो सरफेस है उन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज की जो डेंसिटी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बोलते हैं, वो इक्वल है। डिटरमाइन द रेशियो Q1 एंड Q2। Q1 रेशियो Q2 डिटरमाइन करना है, इन पर जो चार्ज है उसका रेशियो बताना है, और गिवन जो चीज़ है वो केवल एक ही चीज़ दी गई है, यानी वहीं से सवाल बनेगा, और वो दिया गया है कि इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी सिग्मा, वो दोनों बराबर है, यानी सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2। बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, यानी Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर होगा Q2 अपॉन उसका रेडियस जो है 2r है तो 2r का स्क्वायर। ठीक है, चूंकि सिग्मा सिग्मा बराबर दिया गया है तो Q1 अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, Q2 अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह 2r लिखना है। ठीक है, तो सिग्मा सिग्मा बराबर दिया गया है तो वहीं से हमें आंसर मिलता और मिलेगा भी वहीं से। 4 पाई खत्म तो आ जाएगा Q1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4r स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर कटेगा तो Q1 अपॉन Q2 रेशियो जो है वो 1:4। Q1 अपॉन Q2 क्या आ गया? 1:4। यानी चार्जेस जो इस सेल्स पर दिए जाएं वो चार्जेस का रेशियो 1:4 होना चाहिए, तब जाके उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बराबर हो पाएगी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को बराबर रखा, बस ध्यान इतना देना था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और इसका 4 पाई 2r स्क्वायर। ठीक है, काटा कूटा खत्म किया, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आसान सवाल है, ये सारे के सारे बच्चे साथ साथ चैप्टर वाइज लगाते रहें, कोई भी डिले ना करें, है ना। दिसंबर का इंतजार बिल्कुल ना करें क्योंकि तब आपकी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगी, और तब तक अगर आपने फिजिक्स की चैप्टर वाइज पूरी एक बार अच्छे से लगाई होगी तो आपके ऊपर स्ट्रेस यकीन मानिए बहुत कम रहेगा। और अगर उसी समय हम भी अपनी चैप्टर वाइज स्टार्ट करें तो तीनों चैप्टर वाइज एक साथ स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत बुरी तरीके से आप प्रेशर में दब जाएंगे, सीबीएसई के सवाल के प्रेशर। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो चुका होगा दिसंबर तक तो बकाया दोनों सब्जेक्ट्स पर आप ज़्यादा अच्छे से विशेष ध्यान रख पाएंगे। अगला सवाल, ए थिन स्ट्रेट infinitely long wire having surface charge density lambda, a thin straight wire having charge density यानी जो चार्जेस जो इस पे स्प्रेड किए गए हैं उसकी डेंसिटी लैम्डा है, is enclosed by a cylindrical surface of radius r। This wire is enclosed by a cylindrical surface of radius r। Find the expression for electric flux through the surface of cylinder। फ्लक्स
इस सिलेंडर के थ्रू कितना निकलेगा। तो ये हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। इस सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स कितना निकलेगा बच्चों। सिलेंडर में 3 सरफेसेस है, एक ऊपर वाली प्लेन सरफेस, नीचे वाली प्लेन सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर में हम लिखेंगे सबसे पहले फ्लक्स थ्रू पहली सरफेस एंड दिस इज फर्स्ट सरफेस मान लें। तो फ्लक्स की वैल्यू होगी बच्चों ई डॉट ए यानी ई ए कॉस 90 0। खेला खत्म। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बनेगा, इस प्लेन सरफेस पर एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा जो कि एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर cos 90 होगा तो फ्लक्स इस सरफेस से 0 है। ठीक है। दूसरी सरफेस फ्लक्स फ्रॉम सेकेंड सरफेस φ2 सेम ई डॉट ए। हम लोग इसको बहुत पहले सॉल्व कर चुके हैं cos 90। और चूंकि एरिया वेक्टर नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेंगे इस प्रकार दोनों तरफ ही। क्यों हर तरफ, चारों तरफ, क्योंकि वायर ऐसा है चारों तरफ। तो इस एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाने के कारण से यहाँ भी फ्लक्स 0 हो गया। रही बात कर्व्ड सरफेस की, तो कर्व्ड सरफेस पे हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। बाकी दोनों डिस्क जो है ऊपर और नीचे वाली उससे फ्लक्स 0 है। तो ये किस तरीके से पूछा गया, एक डेरिवेशन है अपने सिलेबस में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया है गॉस थ्योरम से। उसमें हम लोग ये करते हैं और उसी को ये पूछा गया है। आसान सा सवाल। थर्ड सरफेस जो है उससे अगर हम फ्लक्स निकाले, फ्लक्स फ्रॉम थर्ड सरफेस ई डॉट ए। बच्चों जो थर्ड सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है, तो उसके ऊपर हम एक छोटा सा चिप्स लेंगे, उसका एरिया वेक्टर ऐसा बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हैं। तो छोटे से एरिया से जो फ्लक्स बनेगा जिसको हम डी फाई नाम देते हैं वो ई डी ए बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया डी ए। कॉस 0 यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच कहेंगे। ठीक है। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट करिए, ई बाहर निकालिए और डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल आ जाएगा। ठीक है। तो E इंटू ए, तो ये है फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो पूरा डेरिवेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन चूंकि वो पूछा नहीं गया है, केवल फ्लक्स पूछा गया था टोटल सिलेंडर से। देयरफॉर टोटल फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स फ्रॉम सेकेंड सरफेस, फ्लक्स फ्रॉम थर्ड सरफेस 0 + 0 + E इंटू 2 पाई आर एल। दिस इज द आंसर E 2 पाई आर एल। ओके बच्चों, तो ये है फ्लक्स तीनों सरफेस से और पूरे सिलेंडर से। अगली लाइन में अगर एक लाइन और आगे बढ़ाएं तो पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो टोटल फ्लक्स है ये हम किसके सामने रख देंगे, फ्रॉम गॉस थ्योरम दिस टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0, और इस पूरे को नीचे भेज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, एक वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है। λ/2 पाई r ε0 आंसर आता है। चलिए, तो डेरिवेशंस तो आप बिल्कुल एकदम क्लियर करके रखिए अपने सारे। डेरिवेशंस अगर किसी के गलत हो रहे हैं तो फिर ये नहीं माना जाता कि वो ज़रा भी ध्यान दे रहा है पढ़ाई पे। बहुत अच्छा सवाल है, 15वां सवाल, और ये चैप्टर 2 में हम कराते हैं, लेकिन चूंकि आ गया है तो चैप्टर 1 में ही देख लेंगे। सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाई σ/ε0। सो करिए, क्वेश्चन की हिंदी में बता रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर, किसी भी, कोई स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, चार्ज्ड कंडक्टर हो, मेटल का चार्ज कंडक्टर हो, उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 ही होता है। ये प्रूव कीजिए। बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड किसका किसका निकाला है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है, थ्रेड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है,
इसका लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट आता है। शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है, इसका पॉइंट चार्ज की तरह ही रहता है। सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है। ये सारे स्ट्रक्चर के हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हुए हैं। लेकिन आज जो बात पूछी गई है, आज जो बात कही गई है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ये कहा गया है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई इस प्रकार का कोई मेटल का स्ट्रक्चर है, चार्ज्ड स्ट्रक्चर, पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसकी सरफेस पर ही होगा चार्ज, है ना। मेटल का है तो चार्ज हमेशा कहाँ रहता है? सरफेस पे रहता है। एक रिजल्ट है बच्चों, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, पॉइंट चार्ज का अलग होता है, लाइन का अलग होता है ना, सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, सबके अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। परंतु चार्ज्ड बॉडी की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, चाहे वो कैसा भी स्ट्रक्चर हो। सरफेस से आप आगे बढ़ेंगे तो वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर जाएगा। स्फीयर का अलग होता है, लाइन जो होती है उसका अलग होता है, प्लेट का अलग होता है, लेकिन बच्चों सरफेस पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और आंसर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना ही होता है। प्रूव कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे होंगे इस प्रकार से निकल रहे होंगे, और आगे जाके ऐसे डाइवर्ज हो रहे हों, कैसे भी हो रहे हों, वो आगे हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कैसे जा रहे हैं। मान लीजिए बच्चों इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, सरफेस के जस्ट क्लोज, आई थिंक आपको दिख रहा हो, बिल्कुल सरफेस पे जस्ट पास में। आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। कैसे प्रूव करेंगे? चाहे कैसा भी स्ट्रक्चर हो। बिल्कुल बच्चों, आपको एक गॉसियन सरफेस बनानी है, और वो गॉसियन सरफेस बटन जैसी होनी चाहिए। जैसे बटन होती है ना अपनी, बहुत छोटा सा सिलेंडर होता है, बहुत छोटा सा सिलेंडर होता है। वो भी मैं देख के बता रहा हूँ, चेक करके कि हाँ सिलेंडर ही होता है। और वो सिलेंडर इससे पास होना चाहिए, इससे पास हो जाना चाहिए। कुछ लोग इस गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं कि ये जैसे दवा होती है अपनी, गोली जो होती है, पिल्स, है ना, वो भी बटन जैसी ही तो होती हैं, छोटी सी सिलेंडर की, बिल्कुल वैसे। उसमें आधा सिलेंडर आपको बाहर होना चाहिए इस प्रकार से, और आधा मेटल के भीतर। तो पहली बात तो ये अपना सिलेंडर बहुत छोटा है, और इतना छोटा है, बटन शेप का है, आधा बाहर है और आधा भीतर है। ध्यान रखिए बच्चों, भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मेटल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जीरो होता है। तो भीतर वाली सरफेसेस में तो कोई फ्लक्स का आंसर ही नहीं आएगा, फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। अंदर वाली जो सरफेसेस होंगी उससे कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। फ्लक्स केवल इस बाहर वाली सरफेस से होगा। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम से ही हम आंसर निकालेंगे। फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो थोड़ा बहुत चार्ज फंसा होगा, है ना, क्योंकि ये गॉसियन जो सरफेस बनाई गई है वो मेटल की सरफेस को पेनिट्रेट कर रही है, तो सरफेस के ऊपर थोड़ा सा चार्ज है। जो फ्लक्स है बच्चों वो अंदर वाली सरफेस से नहीं होगा, क्योंकि वो भीतर है, भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है मेटल के अंदर। ठीक है, जो भी होगा सो केवल इसी सरफेस से होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? फ्लक्स की वैल्यू E इंटू ए, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर बाहर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है वो भी बाहर की तरफ है, तो आंसर है EA। और अंदर सब कुछ जीरो, फ्लक्स की वैल्यू, क्योंकि अंदर E नहीं है। जब E नहीं होगा तो फ्लक्स कैसा? तो टोटल फ्लक्स जो है वो इतना ही है, EA, विच इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू हो जाएगी बच्चों Q इनसाइड अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जस्ट क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के जस्ट पास में जो बाहर निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अपॉन एरिया इज सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह हम प्रूव करते हैं, चाहे कैसा भी स्ट्रक्चर हो, एक बटन शेप गॉसियन सरफेस बनाकर जो आधी भीतर है और आधी बाहर है, इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। बटन शेप क्यों? क्योंकि हम बड़ा सिलेंडर नहीं बनाना चाहते, हम बहुत छोटा सिलेंडर बनाना चाहते हैं, सरफेस के पास में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, आप नोट ना करें, अगले चैप्टर में हम खुद ही नोट कराएंगे।
गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चाहे कैसा भी स्ट्रक्चर हो। हाँ, आप सेल पर इसको लागू करके देख सकते हैं। बताइए, अच्छा शेल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सेल। और इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेल, तो Q अपॉन एरिया इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपने पढ़ा हुआ है, देखिए एक सेल की सरफेस पर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, 4πr स्क्वायर एरिया बनेगा, Q अपॉन एरिया इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कैसा भी स्ट्रक्चर हो, सरफेस पर इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त ज़्यादा नहीं देना है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली को अंडरलाइन करना है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट्स ऐसा यूनिट राइट, इट्स ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। फिर कह रहे हैं ए चार्ज स्मॉल q इज एनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल सरफेस, फाइंड द फ्लक्स। ए चार्ज स्मॉल q इज एनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल सरफेस, फाइंड द फ्लक्स। तो फ्लक्स हो जाएगा बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक स्फेरिकल सरफेस से आपको फ्लक्स देखना है, यानी एक क्लोज सरफेस से फ्लक्स देखना है, आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और गॉस थ्योरम कहती है किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर वाला ही चार्ज कंसीडर करते हैं। अगला सवाल है, ए स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1, ए स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1 एनक्लोज से चार्ज Q, इसके अंदर चार्ज कहीं भी, यहां पर मान लीजिए चार्ज है Q। इफ देयर इज अनदर कंसेंट्रिक स्फीयर S2 ऑफ रेडियस R2 एंड देयर आर नो एडिशनल चार्ज बिटवीन S1 S2, एक और स्फीयर है S2 जिसकी रेडियस R2 है, और कह रहे हैं कि इनके बीच में और कोई चार्ज नहीं है जैसे कि कल था, तो फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। S1 से फ्लक्स क्या होगा? अंदर वाली जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, उससे फ्लक्स क्या होगा? आंसर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि S1 के अंदर चार्ज की वैल्यू Q है। और बच्चों S2 यानी बाहर वाली सरफेस है, उससे फ्लक्स क्या होगा? उसका भी आंसर यही होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है वो उसके अंदर भी आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रेशियो क्या हो जाएगा? कट जाएगा 1:1। दोनों से फ्लक्स सेम निकल रहा है, जो फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी वो गारंटी है कि इसको भी क्रॉस करेंगी। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैं रफ्तार में आगे बढ़ूं, क्योंकि ये सारी बातें कल की क्लास में हो चुकी थी, छोटे दर्जे की बातें रह गई हैं, अब ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें हम लोग, क्योंकि जो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों का माहौल ठीक चल रहा है। ठीक नहीं, मैं तो अच्छा बोलूँगा, क्योंकि पढ़ाने का जो स्पीड है वो मैं धीरे रखता हूँ। तो इसमें अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब आप चेक करिए ज़रा, 11th क्लास में पास हुए हैं कि नहीं। ड्रॉ द शेप्स ऑफ सुटेबल गॉसियन सरफेस, 19वां सवाल। ड्रॉ द शेप्स ऑफ सुटेबल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेसेस के जो शेप्स हैं, शेप्स बनाइए। वाइल अप्लाइंग द गॉस थ्योरम एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और गॉस थ्योरम को अप्लाई करते समय जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो बनाइए और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, यानी डेरिवेशन करना है। पहला डेरिवेशन पूछा गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इसकी गॉसियन सरफेस हम लोग कैसे बनाते हैं? ड्यू टू सिमेट्री इसकी गॉसियन सरफेस हम लोग कैसे बनाते हैं? सिलेंड्रिकल। ठीक है, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r दूरी पर, तो एक सिलेंडर बनाएंगे जो इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा, और इस सिलेंडर की लेंथ हम L मान लेंगे, और गॉस थ्योरम को लगाकर r दूरी पर जो भी पॉइंट है उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे?
फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स पहले निकालें बच्चों। ऊपर वाली सरफेस से फ्लक्स 0, नीचे वाली सरफेस से फ्लक्स 0, ये आपको लिखना पड़ेगा। φ1 0 हो गया क्योंकि मैंने अभी कराया था, और φ2 की वैल्यू भी 0 हो गई, और φ3 यानी जो ये थर्ड सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर बाहर, इसका एरिया वेक्टर बाहर। ठीक है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 होने के कारण से फ्लक्स की वैल्यू 0 आई थी। थर्ड जो कर्व सरफेस है उससे जो फ्लक्स होगा, कोई भी हम एक छोटा सा एरिया लेंगे dA, उसका वेक्टर बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही है। तो जो छोटे सरफेस से एरिया फ्लक्स होगा पहले उसको लिख ले डी फाई, उसकी वैल्यू हो जाएगी ई डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रॉस कर रहा है इस डी ए एरिया से cos 0, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा जिसको हम φ3 बोल रहे हैं, वो E इंटू डी ए का इंटीग्रेशन जो कि 2 पाई आर एल होगा। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स φ1 φ2 φ3 तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जो टोटल फ्लक्स आएगा 0 + 0 प्लस E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस E इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एल नीचे आ गया बच्चों। इस तरह आपको डिराइव करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड r दूरी पर आपको पता चल जाएगी। Q अपॉन L चार्ज जो इसके अंदर है और इसकी लेंथ का रेशियो लैम्डा कहलाएगा, जिसको हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। जब भी आप डेरिवेशन करें तो उसके बाद उसके रिजल्ट को जरूर निहारें, अच्छे से उसको देखें, और आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनेगा r के साथ, ऐसा। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको इसका डेरिवेशन करना था, मैंने रफ्तार में रिवाइज कराया गॉस थ्योरम को अप्लाई करके। क्वेश्चन में दिया गया था, अभी एक और दिया गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 डेरिवेशन दे दिए गए हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। प्लेन सीट मान लें ये एक प्लेन सीट है जो कि इस बोर्ड से ऐसे भीतर जा रही है। आपको पूरा 3 डायमेंशनल दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से वो अंदर जा रही है। चलिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन सीट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड r दूरी पर एक पॉइंट P है, यहां से निकालना है। गॉसियन सरफेस बच्चों आप सिलेंड्रिकल भी बना सकते हैं, क्यूबॉइडल भी बना सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हम सिलेंड्रिकल बनाएं जो इस P पॉइंट से होती हुई जाए, इसके आर पार यानी इधर भी जाए। ठीक है, अब आप इसको समझिए क्या है। ये प्लेन सीट है, इसको बेधती हुई, इसको पेनिट्रेट करती हुई एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस है तो 3 एरिया होंगे, 2 प्लेन एरिया होगा और तीसरा कैसा होगा, कर्व्ड एरिया होगा। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्रॉम गॉस थ्योरम से ही हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि r दूरी पर है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो आपकी गॉसियन सरफेस इसके ऐसे पेनिट्रेट करते हुए जा रही होगी तो इसके अंदर कितना यहाँ पे चार्ज फंस गया होगा, वो चार्ज। ओके, तो रफ्तार में टोटल फ्लक्स तीनों सरफेस से अलग अलग निकालिए। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट है तो इस प्रकार से इधर भी और इधर भी। इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर बनाइए। फ्लक्स निकालने के लिए एरिया वेक्टर बनाना पड़ता है, बाहर की तरफ बना लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पैरेलल है, E और A सेम डायरेक्शन में है, तो इससे जो फ्लक्स हो गया उसकी वैल्यू हो गई EA cos 0। E क्रॉस किया इतने एरिया को, इस एरिया का वैल्यू मैंने A ले लिया है, ठीक है, तो EA cos 0। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया को भी क्रॉस कर रहा है और एरिया वेक्टर इधर है, तो EA इससे भी फ्लक्स हो जाएगा। एरिया वेक्टर बच्चों आउटवर्ड की तरफ ही बनाना है, बाहर की तरफ। ठीक है, जो सिलेंडर है वो एक क्लोज सरफेस है, तो आउटवर्ड उसका इधर हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने के कारण से EA फ्लक्स। थर्ड सरफेस जो कि कर्व सरफेस है, इस पर अगर कहीं भी आप एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा। कहीं भी आप देखेंगे, इधर देख लीजिए, चाहे मन हो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बनाएंगे,
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो थर्ड यानी कर्व सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी cos 90 होने के कारण से। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा EA प्लस 0, दिस इज टोटल फ्लक्स फ्रॉम कॉस थ्योरम, दिस टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2EA इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू हो जाएगी Q इनसाइड अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रफ्तार में देखिए जरा, बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूं मैं। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब आपने रिजल्ट देख लिया है तो उस रिजल्ट को एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये R पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वो R पर डिपेंड नहीं करते। आप चाहे यहाँ देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के, यहाँ देखें, कितना भी दूर देखें, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा अगर ये प्लेट इनफाइनाइट लेंथ की है तो। ठीक है, बिल्कुल। रिजल्ट को ध्यान रखिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, तो फर्स्ट चैप्टर में आपके यही छोटे मोटे डेरिवेशंस हैं गॉस थ्योरम से। ये आपको 3 नंबर का सवाल था जिसमें वायर और सीट दोनों का डेरिवेशन पूछ लिया गया था। अगला सवाल, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, एक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया है इसको। बच्चों अगला शब्द था इसका कंडक्टिंग स्फीयर यानी मेटेलिक स्फीयर। और अगर कोई मेटल का स्फीयर है या मेटल का कोई दूसरा भी स्ट्रक्चर है, चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। आउटर स्किन पर चार्ज रहता है, हमेशा बाहर वाली स्किन पर ही रहता है। ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.1 मीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू दी गई है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर और इसका रेडियस 1.2 मीटर दिया गया है। एनसीईआरटी का सवाल है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, किस प्रकार से चार्ज इस पर डाला गया है उसकी डेंसिटी दी गई है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर और रेडियस दिया गया है 1.2। पहला सवाल इससे क्या है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.4 तो रेडियस 1.2 हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा होता क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया हो जाएगा इसका 4πr² और इसकी वैल्यू है 80 माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻⁶। तो Q अपॉन एरिया इज इतना, तो चार्ज की वैल्यू आप निकाल लेंगे 80 × 10⁻⁻⁶ × 4πr²। R की वैल्यू पता है, वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इस पूरे स्फीयर पर कितना चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, तो काफी आसान सवाल। दूसरा क्या है, अब हमने इसके ऊपर का पूरा चार्ज पता लगा लिया कितना है, चार्ज की डेंसिटी दी गई थी उससे चार्ज पता लगा लिया, चार्ज अपॉन एरिया, एरिया उधर ले गए। दूसरा दिया गया है जो कि एनसीईआरटी का ही पूरा क्वेश्चन में, लैंग्वेज भी चेंज नहीं की है। क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एनसीईआरटी के। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर की सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों सरफेस पर तो नहीं बता पाएंगे, सरफेस से जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जस्ट बाहर, दिख रही ना जस्ट बाहर, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है ये हम बता देंगे। पूछा तो वैसे ये गया है कि इस मेटल के स्फीयर की सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, हम बता देंगे मेरी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना बाहर जा रहा है। और चूंकि वो सेम ही है, जस्ट पास में ही है, तो सेम ही होगा फ्लक्स। मेरी सरफेस से जो फ्लक्स बाहर जा रहा है वो टोटल फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज उसके अंदर ही है और चार्ज की वैल्यू आपने पहले वाले पार्ट में सॉल्व की है, तो आपको आंसर दूसरे वाले पार्ट का भी पता चल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, ऊपर आप चार्ज की वैल्यू और रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़े। जो कठिन सवाल होगा उस पर तो वक्त देना अच्छा लगता है, जो आसान सवाल है उसको उड़ाने में ही मजा आता है। चलिए, ए पॉइंट चार्ज कॉजेस, ए पॉइंट चार्ज के कारण, आपकी किताब में ये क्वेश्चन नहीं होगा, 2009 का है इसलिए। ए पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स
टू पास थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है उसकी वैल्यू -3×10⁻⁻14 न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब चार्ज निगेटिव होगा क्योंकि फ्लक्स माइनस में है। तो क्वेश्चन दिया गया है, ए पॉइंट चार्ज कॉजेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3×10⁻⁻14 टू पास थ्रू ए गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे पता चला कि एक पॉइंट चार्ज के कारण से एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से फ्लक्स दिया गया है। तो यकीनन मैं बिना चित्र बना के भी सॉल्व कर सकता, लेकिन एक अच्छा तरीका यही होता है और विद्यार्थियों को भी ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग चित्र बना के सॉल्व करने का प्रयास करें। यही सबसे उत्तम तरीका है किसी भी साइंस को सीखने का, अगर आप साइंस सीख रहे हैं तो। और इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि साइंस असल में गंदी हो चुकी है, दूषित हो चुकी है जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है है ना। तो ओके, चित्र बनाइए आप। चित्र एक पॉइंट चार्ज बनाया गया है जो कि सरफेस से कुछ ना कुछ फ्लक्स है जिसकी वैल्यू दी गई है इतनी। करना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो आप उस चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। बच्चों चूंकि एक स्फेरिकल सरफेस है तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, स्फीयर क्लोज होता है, इसलिए हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं। किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स होता है Q/ε0 और टोटल फ्लक्स की वैल्यू दी गई है -3×10⁻⁻14 Q/ε0। अब जैसे ही आप ε0 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। और चूंकि ये निगेटिव है तो चार्ज की वैल्यू भी कैसी आएगी, निगेटिव ही आएगी। ठीक है, बढ़िया। और कुछ पूछ रहे हैं, सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस डबल हाउ मच फ्लक्स चेंज। अगर गॉसियन सरफेस की रेडियस डबल हो जाए तो फ्लक्स में क्या परिवर्तन आएगा। तो इस बात का डिस्कशन हमने पिछली क्लास में भी किया है। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे गॉसियन सरफेस दुगनी हो जाए, चाहे 3 गुनी हो जाए, चाहे आधी हो जाए, क्योंकि फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, Q इनसाइड द सरफेस। जब तक ये चार्ज चेंज नहीं किया जाएगा तब तक इस सरफेस से फ्लक्स चेंज नहीं होगा। चाहे सरफेस 2 गुनी कर दो, चाहे आधी कर दो, चाहे 3 गुनी कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी भी फील्ड लाइंस है वो सारी क्रॉस करेंगी, चाहे ये जहां भी हो ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के डबल और ट्रिपल करने से फ्लक्स में परिवर्तन नहीं आता, रफ्तार में थोड़ा सा 3 नंबर का क्वेश्चन, टू इनफाइनेटली लार्ज प्लेन थिन पैरेलल सीट्स। 2 पैरेलल सीट्स हैं यानी पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। बस अंतर ये है कि एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 है और एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2 है। तो मैं पढ़ दूं सवाल, टू इनफाइनेटली लॉन्ग प्लेन थिन पैरेलल सीट्स, लॉन्ग प्लेन थिन पैरेलल सीट्स having surface charge density σ1 and σ2 and σ1 is greater than σ2। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। मैं सिग्मा सही से बना दूं, σ1 σ2। राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, 2, 3। तीनों रीजन में, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, तीनों रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है और डायरेक्शन भी बताना है। रीजन 1 बच्चों, इस फर्स्ट रीजन में देखिएगा, ये प्लेट है, पहली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, इसलिए बाहर की तरफ। ये भी पॉजिटिव प्लेट है, इसका भी बाहर की तरफ होगा E2, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, यानी σ1/2ε0 σ2/2ε0 ऐड हो जाएगा। प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2ε0। σ1 और σ2 मैंने लगा दिया बस। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2ε0 कॉमन ले लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, σ1 + σ2। ठीक है। सेकेंड रीजन,
यानी इस रीजन में पॉजिटिव प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1, पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी पॉजिटिव प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता हुआ E2। अपोजिट है इसलिए घट जाएंगे, ज़्यादा में से छोटा घटाइए, सिग्मा 1 वाला ज़्यादा है तो आंसर आ जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट में माइनस हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। सिमिलरली थर्ड रीजन में चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और दूसरी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और दोनों पॉजिटिव हैं तो सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ भी जुड़ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह हम तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं कितना कितना और किस डायरेक्शन में होगा। चलिए, अच्छी बात है। अगला सवाल मेरी किताब के हिसाब से 23वां सवाल है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि सेकेंड चैप्टर मुझे बुला रहा है और अब पहुँचना भी चाहिए। तो जो बच्चे चैप्टर वाइज साथ साथ लगा रहे हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ए हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, इज प्लेस्ड इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर। बहुत अच्छा सवाल है, ये आपके कॉपी में भी अगर नोट हो जाए तो अच्छी बात होगी। ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस तरह ये सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है। बच्चों ये सिलेंडर जो है वो ऑरिजिन से 1 मीटर की दूरी पर रखा है और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो भी 1 मीटर ही है, सही है, और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखा है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज 50x I कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड 50x I कैप। बच्चों I कैप क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली x डायरेक्शन में है तो हम इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, प्योरली x डायरेक्शन में है तो इस प्रकार से बना सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो है 50x I कैप। I कैप नहीं बनाया जाएगा अब क्योंकि हमने वो x डायरेक्शन में चित्र बना दिया। फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर एंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, और ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। कभी कभार यहाँ सिलेंडर रखते हैं और कभी कभार यहाँ पे क्यूब रखते हैं, ये दो ही सरफेसेस यहाँ पे रख के बोर्ड बहुत बार पूछ चुका है। तो हम लोग क्यूब भी करेंगे, सिलेंडर भी करेंगे। पहले सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस एक क्लोज सरफेस होती है और इस पर टोटल 3 सरफेसेस होती हैं, एक लेफ्ट सरफेस, एक राइट सरफेस और एक कर्व सरफेस। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस पर देखें, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, कर्व्ड सरफेस पर अगर हम कोई एरिया वेक्टर लेंगे तो वो बाहर की तरफ ही लेंगे। तो देखिए एरिया वेक्टर इस रीजन पे अगर हमने लिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री है। एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, एरिया वेक्टर इधर 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 नीचे, अगर यहाँ भी लेंगे तो नीचे होगा, ठीक है। तो ऐसा एरिया वेक्टर रहेगा, कहीं भी ले लें आप, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा, यानी फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस EA डॉट A, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इस कर्व्ड सरफेस से कोई भी फ्लक्स नहीं निकल रहा। अगर हम उसको ध्यान से देखना भी चाहें तो इस कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्वीप करते हुए जा रही हैं, उसको पेनिट्रेट नहीं कर रही हैं, ऐसे उसको स्वीप कर रही हैं, उसको भेद नहीं रही हैं, तो फ्लक्स नहीं निकलेगा। फ्लक्स तो तब होता है ना जब कोई अंदर पेनिट्रेट करते हुए निकल के चला जाए, ठीक है। लेफ्ट सरफेस से फ्लक्स क्या होगा बच्चों? लेफ्ट सरफेस का एरिया वेक्टर इधर बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए आप, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर की तरफ, यानी जो फ्लक्स होगा वो होगा EA cos 180। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल cos 180। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों 50x और एरिया है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है सिलेंडर का, किताब में कितना दिया है? 25 अपॉन 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था इसलिए, ठीक है। cos 180 की वैल्यू बच्चों -1। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 50x है,
यानी इस सरफेस को जब क्रॉस कर रहा होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 1 मीटर है, तो आप x की वैल्यू 1 रखिए, तो 50 इंटू 1 इंटू 25/100 इंटू 100 इंटू -1, यानी आंसर आएगा माइनस का 50 इंटू 25/100 इंटू 100, 25 चौकू 100, 50 दूनी 100, यानी माइनस का 1/8। फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1/8 न्यूटन पर कूलॉम्ब मीटर स्क्वायर। माइनस का 1/8 ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट सरफेस से फ्लक्स आया है। अब फ्लक्स निकालते हैं राइट सरफेस से, E डॉट ए कॉस 0। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है। रखिए वैल्यू, रखिए E की वैल्यू रखिए 50x कोऑर्डिनेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 50x है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन डिपेंड कर रहा है, पोजीशन डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, 50x। तो यहाँ इस सरफेस को क्रॉस करते समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई होगी, वो वैल्यू बताइए। तो इस सरफेस को क्रॉस करते समय इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 मीटर हो गया, 1 + 1 = 2, तो 50 इंटू 2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 50x। एरिया की वैल्यू वही है 25 100/100, cos 0 की वैल्यू 1, 25 चौकू 100, ठीक है, 50 दूनी 100, 2/8 न्यूटन पर कूलॉम्ब मीटर स्क्वायर, प्लस का 2/8, ठीक है, और लेफ्ट सरफेस से माइनस का 1/8। तो कुल मिला के क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। पूरे सिलेंडर से फ्लक्स क्या होगा। पूरे सिलेंडर को 3 टुकड़ों में हर बार हम बांट सकते हैं, और हमने तीनों टुकड़ों से फ्लक्स देख लिया है। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा 0 कर्व सरफेस से, माइनस का 1/8 और प्लस का 2/8। माइनस का 1/8 इससे और प्लस का 2/8 इससे और 0 इससे, और ये रहा टोटल फ्लक्स इस पूरे सिलेंडर से। आंसर आएगा 1/8 न्यूटन पर कूलॉम्ब मीटर स्क्वायर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है फाइंड द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर कुछ चार्ज भी होगा, उस चार्ज की वैल्यू बताइए। वो हम पहले से ही वो हमको नहीं यहाँ पे दिखा रहे उस चार्ज को, लेकिन चार्ज जरूर होगा, क्योंकि बच्चों फ्लक्स की वैल्यू आई है कुछ ना कुछ। अगर कोई चार्ज ना होता इसके अंदर तो फ्लक्स 0 होता। गॉस थ्योरम को भी अप्लाई करके आप देखिए, फ्लक्स की वैल्यू 0 आती है अगर कोई इसके अंदर चार्ज ना होता। लेकिन चूंकि फ्लक्स आया है, टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट करके देखा, ठीक है, इस सरफेस से निकाला, फिर अलग से इस सरफेस से निकाला, अलग से इस सरफेस से निकाला और टोटल किया तो 0 नहीं हुआ, कुछ ना कुछ आया है आंसर। तो दिस टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम। टोटल फ्लक्स की वैल्यू 1/8 Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर चार्ज कितना है, और वो जो Q इन की वैल्यू है 1/8 इंटू 8.85 10⁻⁻12 कूलॉम्ब, ये चार्ज की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत ही फेमस सवाल है, और ऐसे 2 तरीके से सवाल बनते हैं। हम लोगों ने क्यूब वाला सवाल पहले भी किया हुआ है एनसीईआरटी में, और अभी जो करा वो सिलेंडर वाला सवाल है। आपको इस टाइप के सवाल की आदत हो जानी चाहिए। जब आप चैप्टर वाइज लगाएंगे तो आगे एक क्वेश्चन फिर क्यूब का है, पन्ने पलटेंगे तो आपको एक क्वेश्चन फिर से मिलेगा बिल्कुल सेम ऐसा ही। तो 2-3 सवाल हैं जो इसी प्रकार के हैं, और हमारी एनसीईआरटी में था तब भी हमने एक सवाल ऐसा देखा था। हर बार एक ही सवाल इनका पूछा जाएगा, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस थ्रू दिस स्ट्रक्चर। अगर क्यूब होगा तो नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, अगर सिलेंडर है तो नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। और सेकंड क्वेश्चन होगा फाइंड द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर इनसाइड द क्यूब, जो भी। ठीक है, तो हर बार हम यही करेंगे। हमने क्या किया, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकाला, लेफ्ट सरफेस से निकाला, राइट सरफेस से निकाला, तीनों को जोड़ दिया, टोटल फ्लक्स आ गया। एंड फ्रॉम गॉस थ्योरम दिस टोटल फ्लक्स इज Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर Q इनसाइड इज दिस। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कल इस चैप्टर की हमारी आखिरी क्लास है। जो भी सवाल लगेंगे हमारे गॉस थ्योरम के, टोटल कंप्लीट सवाल हो जाएंगे इस चैप्टर वाइज में जितने भी सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना होमवर्क जरूर करते रहिए। होमवर्क क्या है, साथ साथ आपको चैप्टर वाइज अपने घर पे भी लगानी है।
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ये दिख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी किताब में भी हैं, डिक्टो यही मिलेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन अलग से भी रहेंगे मेरे किताब में, एक दो क्वेश्चन अलग से रहेंगे आपकी किताब में। कोई कठिन क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप भेजिए, हम उसका जवाब अगली क्लास में देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप साथ ही साथ लगाते रहिए। कल हमारी इस चैप्टर की आखिरी क्लास है और नेक्स्ट डे हम चैप्टर 2 अपना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। इसमें हमने फील्ड और फ्लक्स पढ़ा है, अगले चैप्टर में पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।